अरुण पेशे से एक शॉपकीपर है जो फ्लावर पॉट्स और मिट्टी से बनी चीजें सेल किया करता है। ये दुकान उसके पापा ने खोली थी और अब उनके बाद वही इस दुकान को चलाता है। पर जब से लोगों ने ऑनलाइन सामान खरीदना शुरू किया, उसके कस्टमर्स कम होते चले गए और अब वो किसी तरह अपने घर का बस गुजारा ही चला पाता है। अरुण ने दुकान का हिसाब लगाते हुए कहा, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तो लगता है दुकान बंद करके कोई नौकरी ही कर लूं। पर तभी अरुण के दोस्त सनी ने उसे एक वीडियो लिंक शेयर किया। ये वीडियो बिजनेस कोच शांतनु सिंघानिया का था और टॉपिक था अमीर बनने का सीक्रेट। अमीर बनने का सीक्रेट? ये क्या मजाक है। और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उस वीडियो को ओपन करके देखने लगा। इमेजिन कीजिए कि आप किसी आइलैंड पर लग्जरी रिजॉर्ट के बाहर बैठे, हाथ में वाइन का गिलास लिए बेफिक्र होकर नेचर का मजा ले रहे हैं। ये सपना दिखने में तो खूबसूरत है, पर हकीकत में अगर हमें सच में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना हो तो जेब में लाखों रुपए चाहिए, क्योंकि जिस आइलैंड पर आप गए हैं वो एक आइसोलेटेड आइलैंड है जहाँ पर केवल अमीर लोग ही जा सकते हैं। जिस रिजॉर्ट में आप ठहरेंगे उसकी एक रात की कॉस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा है और इस आइलैंड तक आपने प्लेन में बिजनेस क्लास से सफर किया है, जिसकी टिकट की कॉस्ट भी 1 से 2 लाख रुपए के बीच है। यानी कि सपने को पूरा होने के लिए आपका अमीर होना जरूरी है। इवन आप अगर ऐसे किसी सपने की ख्वाहिश नहीं भी रखते हैं, तब भी अमीर तो आप बनना चाहते ही होंगे। वैसे भी कौन नहीं चाहता कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को जी सके, कुछ भी चीज खरीदने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। और जिन्हें पैसों का लालच नहीं है, उन्हें जिम्मेदारियों से आजादी चाहिए, और वो भी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आपके पास वेल्थ हो। पर अब आप कहोगे कि इसमें नया क्या है? ये तो हमें भी पता है। तो आपको जो नहीं पता है वो है अमीर बनने का तरीका। आप तो बस ये सोचते रहते हो कि अमीर बनना हर किसी के बस की बात है ही नहीं। अमीर बनने के लिए या तो अपने पास बाप दादा की करोड़ों की जायदाद होनी चाहिए या फिर अपना बिजनेस होना चाहिए। वैसे भी वो कहते हैं ना कि अमीर या तो खानदानी होते हैं या फिर बाय लक बनते हैं, और 100 में से सिर्फ 0.1% लोग ही होते हैं जो रैग टू रिच की कहानियां लिखते हैं। पर आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं, उन्होंने या फिर उनके परिवार ने जीरो से ही शुरू किया है। पर वो अमीर बन पाए इसलिए नहीं क्योंकि ये उनका लक था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वो तरीका मिल गया था जो किसी को भी अमीर बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट था जिसने धीरू भाई अंबानी को देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाया? या फिर कैसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने? क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे ही देश में हर साल कई स्टार्टअप ओपन होते हैं, लेकिन हर बिजनेसमैन वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाता जो धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क या फिर दूसरे अरबपतियों ने हासिल की। ये किताब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है द मास्टर की टू रिचेस, जिसे 1945 में अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने लिखी थी। कहते हैं जिन लोगों को ये किताब समझ आ जाती है फिर वो कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते और उनका अमीर बनना तय है। बस शर्त ये है कि उन्हें इस किताब में लिखे हर एक लेसन को फॉलो करना होगा। अमीर बनने की शुरुआत कैसे होती है? वो 12 एलिमेंट्स कौन से हैं जो रिचनेस को कंट्रोल करते हैं? अमीर बनने के लिए हर किसी को फाइनेंस के गोल्डन रूल्स को समझना क्यों जरूरी है? और वो 9 प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो किसी को भी अमीर बना सकती हैं? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस शो के आने वाले एपिसोड्स में। अरुण अपनी दुकान में बैठा शांतनु की वीडियो में कही बातों के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक गाड़ी आकर अरुण की दुकान के सामने रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। ये बिजनेस कोच और इंडस्ट्रियलिस्ट शांतनु सिंघानिया ही था। शांतनु को देखते ही अरुण चौंक गया और उसने खुशी से शांतनु का वेलकम किया। शांतनु अपने घर के लिए पॉट्स सेलेक्ट कर रहा था। तभी दुकान पर लगे टीवी पर न्यूज फ्लैश हुई। 22 साल का व्लॉगर विकी कुमार बना सबसे कम उम्र का करोड़पति, जिसे देखकर अरुण ने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या किस्मत है, आजकल के बच्चे 22 साल में करोड़पति बन रहे हैं, और एक मैं जिसके पास अपना हुनर होते हुए भी ढंग से अपने परिवार का पेट तक नहीं पाल पा रहा हूँ। तभी शांतनु ने दुकान में रखे पॉट्स को ध्यान से देखा और फिर हैरानी से अरुण की तरफ देखकर बोला, क्या कमाल के डिजाइन हैं ये, आपने खुद बनाए हैं? हाँ, पर क्या फायदा, लोगों को तो ना मेरी आर्ट की वैल्यू है और ना सामान की क्वालिटी की। खैर, आपको कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला दे दो। और फिर शांतनु पैसों के साथ अपना कार्ड अरुण को देते हुए बोला,
अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कल शाम को इस सेमिनार में जरूर आना। शांतनु के जाने के बाद अरुण ने उस कार्ड को देखकर काफी सोचा और फिर दूसरे दिन सेमिनार में पहुंच गया। उस सेमिनार में हर तरह के लोग आए हुए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स भी। अरुण जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और फिर थोड़ी देर में शांतनु सिंघानिया स्टेज पर आए और आज यहाँ अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग आए हैं। आप में से कई लोगों की डिजायर इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी जो सिर्फ पैसों से ही आ सकती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इच्छा अपने टैलेंट को नरिश करने की होगी ताकि वो खुद अपने दम पर अमीर बन सकें। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अमीर बनने के लिए आसान रास्ते ढूंढ रहे होंगे। पर मैं आपकी इस डिजायर को आपके ही फायदे के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि जितना मैंने अनुभव किया है इस दुनिया में ऐसी वो कोई चीज नहीं है जिससे आपको कोई बेनिफिट ना हो। और द मास्टर की एक ऐसी चाबी है जो आपके लिए उन रास्तों को खोलती है जिन पर चलकर आप अपनी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस पा सकते हैं। ये वो चाबी है जो आपकी पर्सनैलिटी या फिर कैरेक्टर को नरिश करके आपके लिए हेल्थ, लव, फैमिली, रिलेशन सब के रास्ते खोलेगी। और अगर आप ये फैसला कर चुके हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आपको मेरी बताई इन बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना नहीं है बल्कि इन्हें एक्सेप्ट भी करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला पाओगे। किसी भी आदमी के अमीर बनने की जर्नी उसके एम से शुरू होती है। जिस आदमी के पास अपनी लाइफ में कोई पर्पस है, सिर्फ वही अपनी लाइफ में अमीर बन सकता है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनना चाहते हैं या फिर क्या काम करना चाहते हैं, आप हर रास्ते से अमीर बन सकते हैं। फिर चाहे आप बिजनेस करें, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें या फिर जॉब ही क्यों ना करें। अब नौकरी की बात सुनकर शायद कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, पर नौकरी वाले भी अमीर बनते हैं। मैंने अपने पिछले सेमिनार में आप लोगों को नेपोलियन हिल की ये किताब द की टू रिचेस के बारे में बताया था, पर आप इस बुक को फॉलो करो या ना करो, ये सच नहीं बदलने वाला कि आपका एम ही आपकी पहली सीढ़ी है। लेकिन कई लोगों के पास पर्पस तो होता है, पर फिर भी वो लाइफ में वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। तो इसकी वजह है मेंटल एटीट्यूड। आप दुनिया को जैसा देखोगे ये वैसे ही आपको नजर आएगी। इसलिए मेंटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, खास तौर पर तब जब आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन को सबसे महान धनुर्धारी बताया गया है, क्योंकि जब गुरु द्रोण सबको मछली की आंख पर निशाना लगाने को कहते हैं तो सबका ध्यान पूरी मछली पर होता है, पर अर्जुन केवल मछली की आंख पर फोकस करता है, क्योंकि मछली की आंख ही अर्जुन का एम थी। आपको भी अगर एम को अचीव करना है तो उसके आसपास मौजूद सारी चीजों पर से ध्यान हटाना होगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप अपने माइंड को उस तरह ट्रेन करते हैं। पर यह किया कैसे जाए? फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका विजुअलाइजेशन है। अक्सर जिस चीज के साथ हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं उससे हम पाए बगैर रह नहीं पाते, फिर चाहे उस रास्ते में हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। और यही आपको अपने एम के साथ भी करना है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको अमीर भी बनना है, तो उस एक गोल से अपने इमोशंस को इतना अटैच कर लो कि आपका माइंड अपने आप उस डायरेक्शन में काम करने के लिए बाउंड हो जाए। गोल को अचीव करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे, आपको कैसा महसूस होगा, इन सब को इमेजिन करो और बार बार इमेजिन करो, ताकि आपके इमोशंस को उन विजुअल्स की आदत लग जाए और वो उसे हकीकत में फील करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे हम प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और हाँ, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहो। शुरुआत में हो सकता है तकलीफ हो, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, पर अगर आपका फेथ खुद पर होगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन कभी भी एफर्ट्स गिनकर मत करना। एफर्ट्स की काउंटिंग आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। सक्सेस और रिचनेस का ये रूल है कि आपको एफर्ट्स करते रहने हैं जब तक आप अपने गोल तक पहुंच ना जाओ। शांतनु की बात सुनने के बाद अरुण को रियलाइज हुआ कि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोता रहता है, पर कभी अपने एम पर फोकस करने की कोशिश नहीं करता। वापस दुकान आने के बाद उसने अपने प्रोडक्ट्स को देखते हुए खुद से कहा, मेरा सपना तो अपनी आर्ट को दुनिया भर में मशहूर करना था, पर दुकान में बैठने के बाद मैंने अपना फोकस अपनी आर्ट से हटाकर सामान बेचने पर कर दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे करना क्या है। मैं कल से दोबारा से अपने प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन करने पर फोकस करूंगा। क्या पैसा ही अमीर होने की निशानी है?
वो 12 एलिमेंट्स कौन से हैं जिनका होना आपको रिच बनाता है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। शांतनु के सेमिनार से आने के बाद से ही अरुण ने अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा दिया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, लेकिन इस बीच उसने अपने परिवार और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया था और इसकी वजह से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक अरुण को शांतनु का एक कॉल आया। हाय अरुण, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। रिमेम्बर, तुम मेरे सेमिनार में आए थे। तुम्हारे डिजाइन मेरे कुछ फ्रेंड्स को बहुत पसंद आए और वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने में भी इंटरेस्टेड हैं। क्या तुम उनके लिए कोई फ्रेश सैंपल बना सकते हो ताकि वो डील को आगे बढ़ा सकें? हाँ, क्यों नहीं सर, आप मीटिंग फिक्स कीजिए, मैं सैंपल रेडी करता हूँ। शांतनु से बात करने के बाद अरुण क्लाइंट्स के लिए सैंपल रेडी करने में लग गया और दिन रात मेहनत कर उसने एक सैंपल तैयार भी कर लिया। पर जैसे ही इन्वेस्टर्स ने अरुण के प्रोडक्ट को देखा, वो उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए। ये अच्छा है पर इसमें कुछ तो मिसिंग है। मार्केट में कम्पीट करने के लिए प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस तो होनी ही चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप हमें नेक्स्ट फ्राइडे तक एक और सैंपल शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको अपना डिसीजन बताते हैं। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि उससे चूक आखिर कहाँ पर हुई है। भैया, मैंने तो अपना 100% दिया था, पर फिर कमी कहाँ रह गई? मैं तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई दिनों से घर भी नहीं गया। तुम यहीं पर फेल हो गए। तुम सक्सेस के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे, पर इसके लिए तुमने रिचनेस के उन 12 एलिमेंट्स को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया जो एक्चुअल में किसी को सक्सेसफुल और रिच बनाते हैं। और वो 12 एलिमेंट्स कौन से हैं? हेल्थ से बड़ी वेल्थ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है तो वो उस आदमी से भी ज्यादा वेल्दी है जिसके पास करोड़ों की जायदाद तो है पर वो शारीरिक तौर पर बीमार है या फिर उसे कोई डिसेबिलिटी है। पर हम में से ज्यादातर लोग इस वेल्थ की कदर नहीं करते। अब तुम्हें ही देख लो, तुम इस प्रोजेक्ट के चक्कर में कई रातों से काम कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी कमजोर हो गई और तुम्हारा दिमाग कोई नया यूनिक आइडिया सोच ही नहीं पाया। हमें तभी अच्छे आइडियाज आते हैं जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी होते हैं। स्ट्रेस में रिजल्ट कभी अच्छा नहीं मिलता, फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। मन का शांत और सुकून में होना बहुत बड़ी रिचनेस है। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, पर मेरा माइंड बस हर पल यही सोचता रहता है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, मुझे ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो मैं सही मायनों में अमीर नहीं हूँ। अमीर बनने के लिए वेल्थ से ज्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन जरूरी है, लव एंड रिलेशनशिप। इस दुनिया में जो भी इंसान पैसा कमाना चाहता है, उसकी इस इच्छा का सबसे बड़ा कारण उसकी फैमिली और पार्टनर होते हैं, क्योंकि वो उनके सामने खुद को सक्सेसफुल दिखाना चाहता है, उन पैसों को उन पर खर्च करना चाहता है। लेकिन अगर पैसों के लिए हम उनसे ही दूर चले जाएं, तो क्या ऐसी वेल्थ की कोई वैल्यू है? फोर्थ, फ्रीडम। हम सही मायनों में अमीर और सक्सेसफुल तब बनते हैं जब हमारे पास अपनी लाइफ को अपने ढंग से और चॉइसेस के साथ जीने की आज़ादी होती है। दूसरों के हिसाब से चलकर अगर कोई अमीर बन भी जाए, तब भी वो उस रिचनेस को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। फिफ्थ, विजडम एंड नॉलेज। पर्सनल डेवलपमेंट हो या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दोनों का ही रास्ता ज्ञान से होकर गुजरता है। हम जिस फील्ड में काम करते हैं या फिर जो काम करते हैं, अगर हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, हमारे लिए उस काम में मास्टर होना नामुमकिन है। हार्मनी मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अगर तुम अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। जैसे पानी बर्तन के जिस आकार में रखा जाता है वो वैसा ही रूप ले लेता है, हमें भी अपनी पर्सनैलिटी को उतना ही फ्लेक्सिबल बनाना होता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी सोसाइटी में इजीली सरवाइव कर जाएं। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। हर जगह लोगों के रहने के खान पान का तरीका उनके क्लाइमेट, कल्चर और जियोग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कोस्टल स्टेट्स में लोगों के क्विजीन में आपको सी फूड ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप माउंटेन्स की तरफ चले जाओ तो वहाँ पर मीट उनके खाने के मेन फूड आइटम्स में से होता है। अब इन्हें खाना या ना खाना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर अगर आप उन लोगों का इसलिए मजाक उड़ाने लगो कि उनका क्विजीन आपके स्टेट जितना अच्छा नहीं है या फिर वियर्ड कल्चरल कस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर साबित होगा। सेवेंथ, होप एंड ऑप्टिमिज्म। सब कुछ दिमाग से शुरू होता है और आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचेंगे ये भी
आपकी मेंटल अप्रोच पर ही डिपेंड करता है। और जो की एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो इस मेंटल अप्रोच को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं ताकि आप रास्ते से ना भटकें। और इसी अप्रोच में होप एंड ऑप्टिमिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट कीज हैं। हमारे अंदर जब तक ये होप होती है ना तब तक हम प्रयास करते रहते हैं। अब इससे मुझे आईपीएल का एक मोमेंट याद आ गया जिसे शायद आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा। पिछले साल आईपीएल के फिनाले में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस पहुंचे थे। ये दोनों ही टीम्स सीजन की बेस्ट टीम रही थी। एक के पास पहले से 4 आईपीएल ट्रॉफीज थी, वहीं गुजरात टाइटंस पिछले सीजन की विनर रही थी। मैच शुरू हुआ और उसमें कई मोड़ आए। वहीं बारिश ने भी बीच बीच में आकर इसे काफी ड्रामेटिक मोड़ दे दिया। अब आखिरी ओवर की सिर्फ 2 बॉल्स बची थी और चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन बनाने थे। 2 बॉल्स में 10 रन पॉसिबल हैं, पर फिनाले मैच में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि उस समय क्रिकेटर के दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर होता है क्योंकि वो 2 बॉल दोनों ही टीम्स की पूरे सीजन की मेहनत का रिजल्ट डिसाइड करने वाली थी। बहुत सारे लोग मान चुके थे कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार जाएगी, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने पहले 6 और फिर 4 रन मारकर टीम को जीत दिला दी। ये फैंस के लिए अनबिलीवेबल विक्ट्री थी। पर यहाँ पर जिस चीज ने चेन्नई को जीत दिलाई वो थी क्रीज पर मौजूद क्रिकेटर्स का खुद पर बिलीफ और उनकी टीम को उनसे होप। उनकी टीम को भरोसा था कि वो ये कारनामा कर सकते हैं और ऐसे ही हिस्टोरिकल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। हिस्ट्री में ऐसे और भी कई सारे मोमेंट्स हैं जब ये प्रूव हो चुका है कि कभी भी होप को लूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार आपका बिलीफ ही आपकी विक्ट्री की वजह होता है। साथ ही ऑप्टिमिज्म भी एक की पावर है जो आपको रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है क्योंकि उसी मैच में एक दूसरी टीम भी थी जो अपने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी हार गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस हार को एक्सेप्ट किया और ये माना कि उनसे जहां भी कमी रह गई वो उस पर काम करेंगे। आप अपनों के लिए रो सकते हो, अगर आपसे आपकी कोई पसंदीदा चीज खो जाए तब भी रोना समझ आता है, लेकिन किसी काम के रिजल्ट पर रोना समझदारी नहीं है। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा उसे एक्सेप्ट करना ही अपने काम की असली इज्जत करना होता है और यही अप्रोच उन्हें विनिंग साइड पर लेकर जाती है। पर्पस। अब तक हमने जितनी भी कीज की बात की नो डाउट वो सारी बहुत इफेक्टिव हैं, पर ये की एलिमेंट्स आपको रिजल्ट तभी देते हैं जब आपका पर्पस क्लियर होता है। किसी भी काम को करने से पहले आपके दिमाग में इन सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए और वो इसलिए क्योंकि बिना पर्पस किए हुए काम आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो शायद दे देंगे पर लॉन्ग टर्म में आपको इन कामों से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जर्नी की शुरुआत में ही इन सवालों के जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत लोगों के पास शुरुआत में पर्पस तो होता है लेकिन कम्पीट करते करते वो अपने एक्चुअल पर्पस को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जिसकी वजह से एंड में उन्हें फेलियर का सामना ही करना पड़ता है। आपको यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है कि पर्पस आपकी सक्सेस के की एलिमेंट्स में मेन कंपोनेंट है जो आपकी वेल्थ, सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में बनाए रखने का काम करता है। 9th, ग्रेटिट्यूड। आप अगर सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते तो कम से कम उनके लिए तो अच्छे रहिए जो आपके लिए एफर्ट करते हैं। अगर आपका कोई कॉलीग आपके किसी काम को करने में हेल्प करता है या फिर पार्टनर आपकी तरफ अपने अफेक्शन को दिखाने के लिए आपके लिए खाना बनाता है या फिर आपको गिफ्ट देता है तो आपको भी इन बातों को, उनके एफर्ट्स की कद्र करनी चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी के द्वारा आपके लिए किए गए एफर्ट्स कितने छोटे थे। जरूरी ये है कि आपका ग्रेटिट्यूड का जेस्चर हमेशा उस एफर्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इंसान आपके लिए और ज्यादा स्ट्रेंथ से काम करेगा। जैसे मान लो कि एक कंपनी है जो हर साल अपने एम्प्लॉइज को 25% तक का सैलरी इंक्रीमेंट देती है, लेकिन इस साल किसी वजह से वो लॉस में चल रही है। इसलिए वो अपने एम्प्लॉइज से ऐसा कहते हैं कि इस साल शायद वो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसे सुनने के बाद कुछ एम्प्लॉइज जॉब चेंज कर लेते हैं, पर कुछ एम्प्लॉइज उसी कंपनी में काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने मालिक पर भरोसा है। और होता क्या है कि कुछ वक्त बाद जब कंपनी वापस प्रॉफिट में आती है तो वो अपने सारे पुराने एम्प्लॉइज को 35% हाइक देती है। यही ग्रेटिट्यूड है। मुश्किल की घड़ी में कोई आपका साथ तभी देगा जब आप उनके साथ पहले से अच्छे होंगे और कई बार आपका यही एटीट्यूड आपको कई बड़ी मुसीबतों से बचाता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड को
अपनी कोर कीज में शामिल जरूर करना चाहिए। 10. इंटेग्रिटी बीइंग ऑनेस्टी। आजकल कहने के लिए हर इंसान खुद को ऑनेस्ट कहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो इस क्वालिटी को असल में प्रैक्टिस में लाते हैं। अगर किसी रास्ते में कोई पर्स पड़ा हुआ मिल जाए जिसमें ढेर सारे पैसे हों, तो शायद वो व्यक्ति उस पर्स के मालिक को ढूंढकर फिर भी उसे लौटा दे। पर ऑफिस में काम करते हुए अपने कलीग या फिर जूनियर को बहुत सारे लोग क्रेडिट नहीं देते, जो अनफेयरनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तुम्हें भी ये बहुत बार फील हुआ होगा, या फिर तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ पर सारी मेहनत तुम्हारी थी लेकिन क्रेडिट किसी और को दे दिया गया, या फिर डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया गया जिसके पास स्किल्स नहीं थी, पर वो एचआर या मैनेजर का नोन था। पर दूसरे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उसे देखने की बजाय हमें खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहीं जो अनफेयरनेस लोग हमारे साथ करते हैं, कहीं हम भी दूसरों के साथ वैसा ही तो नहीं कर रहे। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, पर खुद को तो बदल सकते हो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा दूसरों को उनके हिस्से का क्रेडिट दो, फिर चाहे उनका एफर्ट छोटा सा ही क्यों ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अनफेयरनेस को लेकर कंप्लेंट करते हैं तो हमें खुद पहले दूसरों के साथ अनफेयर होना बंद करना पड़ेगा, तभी तुम वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे। 11. जेनरोसिटी। इंटेग्रिटी की ही तरह जेनरोसिटी भी उन ह्यूमन क्वालिटीज में से एक है जो हमें सोसाइटी में एक बेहतर और काबिल इंसान बनाती है। ये एक सेल्फलेस ओपन एटीट्यूड है जिसमें हम बिना कुछ एक्सपेक्ट किए दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे कई एक्टिविस्ट हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जब तक तुम सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए काम करने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक तुम नेचर में मौजूद वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्थ सिर्फ हार्ड वर्क से ही अट्रैक्ट नहीं होती है, बल्कि एक डाइवर्स पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होती है जो स्किलफुल भी है और हम्बल भी। पर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर से नए वाला बिहेवियर चेंज करना होगा। जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। सोसाइटी में अब तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए, उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि उन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर फोकस किया और उसे सॉल्व करने के लिए मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आए। 12. हैप्पीनेस। और आखिरी की है हैप्पीनेस। जिस चीज से खुश हो वो करो, जो चीज खुशी नहीं देती उससे दूर हो जाओ या फिर उसे खुद से दूर कर दो। वहीं अगर तुम इससे पहले की 11 क्वालिटीज को अपने अंदर ले आते हो तो हैप्पीनेस तुम्हें अपने आप ही ढूंढ लेगी, क्योंकि इन कीज को प्रैक्टिस करने वाले लोग कभी भी कुछ भी बिना पर्पस के नहीं करते। एक्चुअल में देखा जाए तो लोग अमीर बनना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर बनकर ही वो खुश रह सकते हैं। हैप्पीनेस अपने पसंदीदा काम को ईमानदारी के साथ करने से मिलती है, इसलिए जो एलिमेंट्स इनमें से ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं उन्हें कभी मत खोना। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें पहले इनकी डेफिनेशन को अपने दिमाग में डिफाइन करना होगा। खुद से पूछो कि तुम्हें किस तरह की सक्सेस और रिचनेस चाहिए, क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहे हो तो वो तो तुम किसी भी काम को करके कमा ही लोगे। पर अगर तुम यही काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? अरुण को उस पल अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि वो सक्सेस पाने की होड़ में इतना पागल हो गया था कि वो भूल ही गया था कि सक्सेस की उसके लिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर वो अपने काम को एंजॉय ही नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए कामयाब होने का क्या फायदा? आप सही कह रहे हैं। शायद इसलिए मेरे सैंपल अच्छा नहीं बना, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत तो की थी पर इसे बनाते हुए काम को एंजॉय नहीं किया था। मैं बस रेस में दौड़ रहा था। वेल्थ बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ फाइनेंस को समझना क्यों जरूरी है और वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फोकस करने चाहिए। शांतनु से मिली गाइडेंस के बाद अरुण अपने बिजनेस पर पहले से बेहतर ढंग से फोकस करने लग गया था और उसे अपनी शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट भी मिल गई थी। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों को सही तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे करे। पैसे तो मिल गए पर मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो, पर समझ नहीं आ रहा कि किससे सलाह लूं। मुझे तो फाइनेंस के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। अरुण इस बारे में सोच ही रहा था, तभी शांतनु अपनी वाइफ के साथ अरुण की शॉप में आया और उसे देखकर हंसते हुए बोला, अरे अरुण, आज कहाँ खोए हुए हो? अरे भैया आप अचानक? हाँ,
हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुम्हारी शॉप को भी विजिट कर लें। पर तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब तो तुम्हें फंडिंग भी मिल गई है। सर वो तो मिल गई, पर समझ नहीं आ रहा है कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे तो फाइनेंस की नॉलेज ही नहीं है और मैं नहीं चाहता कि गलत जगह पैसा लगाकर डुबो दूं। तभी शांतनु ने हंसते हुए कहा, फिर तो लगता है हम सही टाइम पर आए हैं। मेरी वाइफ फाइनेंस ही संभालती है, ये तुम्हें इसका जवाब दे सकती है। तभी शांतनु की वाइफ आकांक्षा ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर उसके लिए 1 कप चाय लगेगी। अरुण शांतनु और उसकी वाइफ के लिए चाय लेकर आया, जिसके बाद शांतनु की वाइफ आकांक्षा ने अरुण को समझाते हुए कहा, देखो अरुण, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें फाइनेंस की डीप नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, तुम्हें आर्ट ऑफ फाइनेंस जरूर आनी चाहिए ताकि तुम कभी फाइनेंशियल इश्यूज फेस ना करो। आर्ट ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले आती है डिसीजन मेकिंग स्किल। पैसा कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है और कितना इन्वेस्ट करना है, इसका तुम्हारे माइंड में क्लियर विजन होना चाहिए। इन केस तुम जो पैसा इन्वेस्ट करोगे अगर वो डूब गया या फिर किसी वजह से तुम्हें लॉस हो गया तो उसे निपटने के लिए ऑल्टरनेटिव क्या होंगे, इन सब की प्लानिंग शुरुआत में ही कर लो। सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता, लेकिन मार्केट में वही लोग सरवाइव कर पाते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। हमेशा अपने अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा एसेट्स जोड़ने की कोशिश करो, एक से ज्यादा रेवेन्यू सोर्सेज बनाओ, ताकि एक तरफ से पैसा कम भी आए तब भी तुम्हारे पास एक और अल्टरनेटिव हो जहां से तुम्हारी अर्निंग हो पाए। जैसे तुम अपने प्रोडक्ट्स को शॉप के जरिए डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो और ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट के जरिए भी सेल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तुम्हारे पास टैलेंट है पर बिजनेस को चलाना कैसे है, इसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना जरूरी है। इसके लिए पहले अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की एक शीट बनाओ। इसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए उन प्लान के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करो। अगर तुम अपनी सेल को 3 मंथ्स में 5 लाख के ऊपर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में कैसे पैसा खर्च करना है और क्या मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं, इन सब का रोड मैप तैयार करो। फोर्थ है इनोवेशन इन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स को सही तरह से यूज करना भी एक इनोवेशन है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को समझने की जरूरत है। सीधा प्रोडक्ट बनाने पर पैसा खर्चा मत करो, पहले ये देखो कि लोगों को किस तरह की चीजें पसंद है, वो क्या ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब तुम्हें ये सब कुछ समझ आ जाएगा उसके बाद तुम जहां पर भी अपना पैसा लगाओगे तुम्हें लॉन्ग टर्म में लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इस स्किल का होना सबसे जरूरी है। बैंक से अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस करना होगा या फिर रॉ मटेरियल के लिए वेंडर्स के साथ लेन देन करना, हर जगह तुम्हें ये स्किल काम आएगी। और हो सकता है कि कई जगहों पर नेगोशिएशन बहुत छोटा सा हो, पर अगर तुम उसे बड़ी पिक्चर में देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 1-2 रुपए का नेगोशिएशन भी तुम्हारी बैलेंस शीट में कितना डिफरेंस ला सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इशू फाइनेंशियल हो या फिर पर्सनल, हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करो और हर्डल्स को जितना हो सके उन्हें क्रिएटिवली टैकल करने की कोशिश करो। 7 पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। अब मेरी इन सारी बातों से तुम इतना समझ गए होगे कि मनी को जितना क्रिएटिवली इन्वेस्ट करोगे लॉस का रिस्क उतना कम होगा और प्रॉफिट के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। लेकिन कई बार कोई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में लॉस लगाती है पर लॉन्ग टर्म में वही इन्वेस्टमेंट अच्छे बेनिफिट्स भी दे सकती है। बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसलिए इससे जुड़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लॉन्ग टर्म ही होने चाहिए। हमेशा ये कैलकुलेट करने के बाद इन्वेस्ट करो कि फ्यूचर में तुम्हें उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं। आकांक्षा की बात सुनने के बाद अरुण को जो इन्वेस्टमेंट को लेकर घबराहट हो रही थी अब वो कम हो गई थी। वहीं तभी शांतनु ने कहा, अरुण मुझे यकीन है कि तुम्हें आकांक्षा की वजह से आर्ट ऑफ फाइनेंस समझ आ गया होगा, पर मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम नेक्स्ट वीक फिर से मेरे सेमिनार में आओ। इस बार मैं 9 प्रैक्टिसेस के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। वो 9 स्किल्स कौन सी हैं जो हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी के अंदर होती हैं? क्या इन स्किल्स को प्रैक्टिसेस करके कोई भी सक्सेसफुल और अमीर बन सकता है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अरुण आकांक्षा की मदद से आर्ट ऑफ फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को समझता है। चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अरुण शांतनु के कहने पर उसका सेमिनार अटेंड करने पहुंच जाता है, जहां पर पिछली बार की ही तरह अलग अलग फील्ड के लोग आए हुए थे। तभी उसने देखा कि एक बिजनेसमैन एक प्रोफेसर के सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर रहा था। अरुण को ये बात काफी हैरान कर देने वाली लगी। उसके पास इतना पैसा था फिर भी
वो दूसरों के आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है, और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर में शांतनु भी स्टेज पर आ गया और उसने अपना लेक्चर शुरू किया। मुझे खुशी है कि वो सभी लोग जो आखिरी बार इस सेमिनार में आए थे, वो लोग आज दोबारा यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को उन प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को देखने के नजरिए को बदल देंगी, और शायद इसके बाद आप रियल वेल्थ को पाने के लिए काम करने लगो। उन 9 प्रैक्टिसेस में से फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड, कि जो कुछ भी आपके पास है, आर्ट, टैलेंट, रिलेशन, सब के लिए अपनी लाइफ को शुक्रिया अदा करना और अपने आप को खुश नसीब समझना। हर रोज मैं अपने आप को उन चीजों के लिए अप्रिशिएट करता हूँ जो मुझे मिली है। आज बहुत खूबसूरत है, इसने मुझे हेल्दी बॉडी और दिमाग दिया है, मुझे अच्छा खाना और कपड़े मिले। इस दिन ने मुझे एक अलग अपॉर्चुनिटी दी, लोगों को अपनी सर्विस सर्व करने की। इस आज ने मुझे मन की शांति और मेरे सारे डरों से आजादी दी है, और इन सब के लिए मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। शांतनु की बातें सुनते ही अरुण को कुछ देर पहले हुआ किस्सा याद आया और वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अब समझ आया कि वो आदमी इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी सबको इतना सम्मान क्यों दे रहा था। अगर मैं लोगों की वैल्यू नहीं करूँगा तो फिर मैं उनसे उस तरह के ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं रख सकता। जो हमें मिला है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तभी शांतनु ने आगे कहा, सेकंड, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। इसे प्रैक्टिस करना और भी आसान है, क्योंकि आपको रोज अपने दिमाग को याद दिलाना है तुम्हें उस गरीबी के डर से बाहर निकलना है। गरीबी में पैदा होना किस्मत का लिखा हो सकता है, पर अगर तुम अपनी पूरी उम्र भी गरीबी में गुजार देते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाकामी है। इसलिए खुद को समझाओ कि तुम्हें इससे बाहर आना ही होगा। थर्ड, फिजिकल हेल्थ। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें आपको 2 हैबिट बहुत कॉमन मिलेगी। पहली, वो लोग अपने टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल किसी भी चीज को नहीं मानते। दूसरा, उनकी हेल्थ, जिसके साथ वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हर दिन आप किस तरह अपनी बॉडी को ट्रीट करते हो, क्या खाते हो और किस तरह अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो, इसका असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। लोगों को लगता है कि पीस सिर्फ पहाड़ों और बीचेस पर ही मिलती है, पर मैं आपको बता दूं कि ये एक इमेजिनरी पीस है। एक्चुअल पीस का मतलब है कि अपने दिमाग को डे टू डे लाइफ में होने वाले अप्स एंड डाउन से फ्री रखना, कि हर व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए। अब आप में से कई लोग शायद इस कोट को गलत मानेंगे, पर यहाँ पर काम का मतलब है वो एक्टिविटीज जो आपको पसंद है। जैसे कुछ लोगों को पेड़ पौधे लगाना पसंद होता है, इससे उनकी बॉडी को रिलैक्सेशन महसूस होता है, माइंड से स्ट्रेस रिलीज होता है और दिमाग में अनवांटेड थॉट्स का आना बंद हो जाता है। अब देखा जाए तो थकावट इस काम में भी होती है, लेकिन फिर भी इस टायर्डनेस में वो इंसान खुद को हैप्पी फील करता है, क्योंकि उसे ये पसंद है, और यही एक्चुअल पीस ऑफ माइंड है। फिफ्थ प्रैक्टिस, होप। जिन डिजायर्स को आप आज पूरा कर पाए उनके लिए अपने आप को ग्रेटफुल समझो, और जो काम और डिजायर्स अधूरे रह गए उन्हें कल के लिए एम बनाओ। हर दिन अलग होता है, पर अक्सर हम अपने फेलियर्स का बोझ जबरदस्ती अपने साथ बांधकर उसे साथ लेकर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे सपनों की तस्वीर धुंधली पड़ने लग जाती है। ऐसी गलती मत करना। जैसे किसी आदमी ने अपना बिजनेस शुरू तो किया, पर कुछ वक्त बाद उसे किसी वजह से बिजनेस में लॉस होने लग गया। अब लॉस का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन लॉस के रीजन को फाइंड आउट करने के बजाय उसने डीमोटिवेट होकर बिजनेस ही बंद कर दिया। इस दुनिया में इंसान अमीर हो या फिर गरीब, हर किसी के अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। इसलिए अपने बुरे दिनों में होप को हमेशा जिंदा रखो। सिक्स्थ है फेथ। जब तुम होप को प्रैक्टिस करना सीख जाओगे तो तुम्हारे अंदर फेथ अपने आप डेवलप होने लग जाएगा। अगर आपको यकीन है कि आप किसी काम में कामयाबी हासिल कर सकते हो तो उस बिलीफ को अपने अंदर जिंदा रखो। बिना फेथ के किसी भी काम को करना ही इम्पॉसिबल है। सब कुछ यकीन से शुरू होता है, और ये आपको भी समझना होगा। एक कपल अपने 3 साल के बेटे को पहली बार स्कूल भेजते हैं। उस बच्चे ने उससे पहले बाहर की दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी, इसलिए उसे डर और घबराहट हो रही थी। ऐसे में उसके पिता उसे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ है, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने पिता पर यकीन करके बच्चा स्कूल चला जाता है,
लेकिन थोड़ी देर बाद उस जगह पर तेज भूकंप आ जाता है। कपल अपने बच्चे की चिंता में स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि स्कूल भूकंप की वजह से गिर गया है और अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वहाँ मौजूद सारे माता पिता अपने बच्चों को खोने के दुख में रोए जा रहे थे, लेकिन उस बच्चे के पिता ने रोने की बजाय उस जगह को ढूंढा जहाँ पर उस बच्चे की क्लास थी और फिर वहाँ पर एक एक कर पत्थरों को हटाना शुरू किया। सबको लग रहा था कि वो अपने बच्चे को खोने के दुख में पागल हो गया है। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर उस आदमी ने खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बाद सब लोग वहाँ से चले गए, पर वो आदमी पूरी रात उस जगह से पत्थर ही हटाता रहा और फिर उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। बच्चे अभी जिंदा थे। तभी उस आदमी के बेटे ने आवाज लगाई और कहा कि मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि आप मेरे लिए जरूर आएंगे। 7th है लव। लव का मतलब सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, इसका मतलब है लव फॉर द कंट्री, लव ऑफ फैमिली, लव ऑफ फ्रेंड्स और लव ऑफ ह्यूमन काइंड। जो अच्छी चीजें आपके पास हैं वो अपने दोस्तों, परिवार या फिर कॉलीग्स के साथ शेयर करें। लविंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक रिचनेस है जो हर किसी के पास नहीं होती। कि आप हर किसी के लिए दयालु नहीं हो सकते, पर आपको उनके लिए दयालु जरूर होना चाहिए जो ईमानदार और मासूम है। 8 है रोमांस। अब इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, पर रोमांस सिर्फ लस्ट या फिर इमोशनल अफेक्शन से नहीं जुड़ा है। रोमांस को प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ भी आपके यंगर स्पिरिट को आपके अंदर जिंदा रखता है। और 9th एंड फाइनल प्रैक्टिस है विजडम। जिसके पास विजडम है यानी कि बुद्धि, आपने कई लोगों को देखा होगा कम रिसोर्सेस के साथ भी दूसरों से वो आगे निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उनके पास विजडम है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि विजडम और नॉलेज एक ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। नॉलेज का मतलब ऐसा ज्ञान होता है जो आपको चीज़ों को पढ़ने और समझने के बाद पता चलता है। जैसे कुछ लोगों को हिस्ट्री की बहुत नॉलेज होती है, तो बहुत सारे लोगों को भले ही हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी ना पता हो, पर उनकी आर्ट एंड फैशन की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन विजडम आपकी माइंड पावर होती है जो किसी भी नॉलेज को ग्रैब करने से पहले उसे एनालाइज करने, लिखे हुए शब्दों के पीछे के कारण को समझने में हेल्प करती है। साथ ही आपको ये समझने की पावर भी देती है कि लिखे हुए शब्द का बेस उसके अपने पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस हैं या फिर ये बातें फैक्ट्स के हिसाब से भी सही हैं। विजडम हमेशा सही और गलत को चुनने में हेल्प करती है और नॉलेज, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के जरिए ये इंश्योर करती है कि आपका लिया फैसला सही है। उसकी स्पिरिट अपने आप इन 9 स्किल्स को प्रैक्टिस करने लग जाती है। प्रैक्टिस ऑफ विजडम एक लौता तरीका है जो आपके पास्ट फेलियर्स, डिफीट्स, एरर ऑफ जजमेंट, डीड्स, मिस्टेक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स को प्राइसलेस एसेट। शांतनु की बातें सुनने के बाद अरुण को अपनी गलतियां समझ आ गई थी। वहीं जैसे ही वो इवेंट से जाने लगा, शांतनु ने कहा, और कुछ समझ आया? हाँ, मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे अगर कामयाब बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर से इस मैं की भावना को निकालना होगा और उन 9 स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा। मैं अक्सर अपनी हेल्थ को भी बहुत फॉर ग्रांटेड लिया करता था, पर अब से ऐसा नहीं होगा और आगे से मैं कंप्लेन भी नहीं करूँगा कि मेरे पास वो सब क्यों नहीं है और दूसरों के पास है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि अगर ये 9 स्किल्स मेरे अंदर आ जाएं तो वो सब मैं खुद भी हासिल कर सकता हूँ। एफर्ट्स की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है? बार बार फेल होने के पीछे क्या रीजन होते हैं और क्या फेल अटेम्प्ट्स किसी काम में आते हैं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में। शांतनु की दी गई टिप्स के बाद से अरुण पहले से काफी मोटिवेटेड फील कर रहा था और अब उसे अपना विजन भी क्लियरली नजर आने लग गया था। लेकिन बार बार मेहनत करने के बाद भी वो फेल ही हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। उसके फंड्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। वो जानता था कि उसका प्रोडक्ट कमाल का है, पर वो उसे मार्केट में सेल करने में फेल हो रहा था। काफी ट्राई करने के बाद भी जब उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो एक रोज उसने सोचा कि उसे अब गिव अप कर देना चाहिए। अरुण शांतनु को इस बारे में बताने के लिए उससे मिलने पहुंचा। और अरुण, कैसे हो? तभी अरुण ने निराशा के साथ बोला, मैं ठीक हूँ। मैं आपको बताने आया था कि मैं अपने बिजनेस का प्लान ड्रॉप कर रहा हूँ। ये पैसे आप
इन्वेस्टर्स को वापस लौटा दीजिए। पर क्यों? भैया मैंने काफ़ी कोशिश की पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मार्केट में मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं। मुझे नहीं लगता मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा। अरुण की बातें सुनने के बाद शांतनु हल्का सा मुस्कुराया और सामने टेबल पर रखी द मास्टर ऑफ की टू रिचेस खोलकर उसे देते हुए बोला, इसका चैप्टर 8 पढ़ो। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब? तभी शांतनु ने कहा, यही है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की सक्सेस या फिर रिचनेस में अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक ही प्रिंसिपल यूज होता है और वो है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, जिसका मतलब है कि हमेशा कीमत से ज्यादा की वैल्यू वाली सर्विस, प्रोडक्ट या फिर टैलेंट को शोकेस करना, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपके अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आता है और कामयाबी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इस प्रिंसिपल का मकसद ह्यूमैनिटी को बनाए रखना नहीं है। हाँ, ये इसका हिस्सा हो सकता है, पर ये नेचर का पार्ट है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हर वो जीव जिसकी दिमागी समझ ह्यूमन से कम है, वो अपने सर्वाइवल के लिए इस प्रिंसिपल को यूज करता है। हो सकता है कि शायद उनके पास चॉइस होती हो तो वो इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करते, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें उनके फूड के फॉर्म में वो फ्रूटफुल सक्सेस भी मिलती है जो उनके लिए वर्थ इट है। इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे नेचर इस प्रिंसिपल को फूड चेन में इम्प्लीमेंट करती है। खाने के लिए जो अनाज होता है उसे मिट्टी में उगाने के लिए किसान को खेत साफ करके उसकी जुताई करनी पड़ती है और फिर अनाज के होने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। पर इतनी मेहनत के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अनाज होगा भी या नहीं, और ना ही इस मेहनत की कोई एडवांस पेमेंट ही होती है। नेचर ने इस लॉ को हर जीव और हर नेचुरल प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करके रखा है ताकि हर कोई अपनी सक्सेस के लिए एफर्ट करे। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या किसी खास तरह की सक्सेस की तलाश में हैं, तो आपको भी द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा माइल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है किसी भी काम में जरूरत से थोड़ा ज्यादा देना। लेकिन आज के टाइम में हम में से बहुत सारे लोग इस प्रिंसिपल को ये कहकर फॉलो नहीं करते कि मैं अपने पे से ज्यादा मेहनत क्यों करूं। इससे आपकी कंपनी को भले ही थोड़ा बहुत लॉस हो, लेकिन आपको जरूर होगा। और वो इसलिए क्योंकि जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं अपनी कीमत से ज्यादा काम नहीं करूंगा, तो आप अपनी वैल्यू को एक लेवल पर लिमिटेड कर देते हैं, जिससे आपकी स्किल्स बढ़ना बंद हो जाती है। आपको इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए ये याद रखना है कि आप ये दूसरों से पहले अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि तभी आप इसके जरिए सेल्फ एडवांसमेंट को अनलॉक कर पाएंगे। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप अपनी सर्विसेज के लिए एवरेज से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन पा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ ज़्यादातर लोग निगलेक्ट कर देते हैं वो ये कि इससे आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, जो आपकी सक्सेस का की साइन है। आम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा माइल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये कि वो हर सिचुएशन में खुद को सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं। कंपनी आपको रिप्लेस करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि जो आउटकम्स उन्हें आपसे मिल रहे हैं वो उन्हें किसी और से नहीं मिल पाएंगे। फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटीज भी आपके दिमाग को इससे पहले ही मिल जाती है। और वो इसलिए क्योंकि इससे हमारा दिमाग आउटकम को लेकर एक्साइटेड होने से ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। दिमाग को ऑलरेडी पता होता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि माइंड अपने एफर्ट्स के बेसिस पर इजीली असेसमेंट कर लेता है कि जिसकी उसे ख्वाहिश है वो उसके लायक है या नहीं, जो अल्टीमेटली माइंड को डिप्रेस करने के बजाय एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करता है। तुम्हारा माइंड जानता है कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो, पर तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना सीखना ही होगा। अगर खामियां हैं तो उसे ठीक करो, और अगर लगता है कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं तो थोड़े और एफर्ट करो। रेस में वो नहीं जीतता जो शुरुआत में तेज भागता है, रेस में फिनिशिंग लाइन पर वही पहुंचता है जो गिव अप नहीं करता और अपनी स्ट्रेंथ खत्म होने के बाद भी दौड़ता रहता है। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मास्टरमाइंड कौन होता है और मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल कैसे आपको दूसरों से अलग बनाता है, कि कैसे अरुण गिव अप करने वाला था, पर शांतनु ने जब उसे एक्स्ट्रा माइल का कॉन्सेप्ट समझाया तो उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अब सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। अरुण अपने कारीगरों के साथ नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा था।
तभी एक कारीगर ने उससे कहा। भैया मुझे लगता है कि हमें इस डिजाइन को ऐसे बनाना चाहिए। पर अरुण ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और सैंपल तैयार करके उन्हें क्लाइंट्स को दिखाने चला गया। क्लाइंट को उसके प्रोडक्ट पसंद तो आए, पर उन्होंने भी वही बात कही जो उसकी दुकान में काम करने वाले वर्कर ने कही थी। उस समय अरुण को काफी अफसोस हुआ। वहीं तभी शांतनु वहां आ गया और बोला, अगर काम खत्म हो गया हो तो चलो कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते हुए भी अरुण अपनी उसी गलती के बारे में सोच रहा था। तभी शांतनु ने कहा, आप किस ख्याल में खोए हुए हो? तभी अरुण बोला, भैया आज मुझसे एक गलती हो गई। मेरे वर्कर ने मुझे एक सजेशन दिया था, पर मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और अभी क्लाइंट्स ने भी मुझसे वही बात कही जो उस वर्कर ने कही थी। मतलब तुमने मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया? मतलब? मास्टरमाइंड, हम में से ज्यादातर लोग इस वर्ड को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हमें लगता है कि मास्टरमाइंड वो इंसान होता है जो दिमाग से शातिर होता है और लोगों से अपना काम निकलवा लेता है। पर मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल एक्चुअल में ह्यूमन प्रोग्रेस के सभी फाउंडेशन स्टोन्स और अचीवमेंट का बेस रहा है। इस प्रिंसिपल की सिंपल मीनिंग होती है दो या दो से ज्यादा माइंड्स के अलायंस पावर जो एक इमोशन के तौर पर काम करते हैं। लाइक जब कोई आदमी एफर्ट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी इन सब एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर काम करता है, तभी वो अपनी पावर ऑफ मास्टरमाइंड को अनलॉक कर पाता है। पर इसके लिए आपको इस प्रिंसिपल के कुछ प्रेमिस को फॉलो करना होगा। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल एक मीडियम है जिसके जरिए आप किसी और की एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और नेटिव एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, दो या दो से ज्यादा माइंड्स का अलायंस किसी पर्पस को डिफाइन करने के लिए परफेक्ट हार्मनी है जो इंडिविजुअल माइंड को इंस्पायर करती है, जो अल्टीमेटली फेथ में कन्वर्ट होता है। अगर इस बात को एग्जाम्पल से समझें तो लव रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में लोग इस इमोशन को सबसे बेहतर ढंग से डेवलप करते हैं। नंबर 3, हर इंसान का दिमाग थॉट्स के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन ऑफ एक्सप्रेशन की तरह काम करता है। मास्टर माइंड प्रिंसिपल को एक्सरसाइज करके कोई भी व्यक्ति अपनी सिक्स्थ सेंस के जरिए ऑपरेट कर सकता है, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं, यानी कि बिना बोले दूसरों के मन की बात समझ जाना और अपने प्लान को बिना बोले साइलेंटली एग्जीक्यूट करना, या फिर दूसरों से वो करवाना जो आप चाहते हो। और ये अकेला फैक्ट काफी है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की वैल्यू का प्रूफ देने के लिए। ये प्रिंसिपल जब हम रेगुलरली अप्लाई करते हैं तो इसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नजर आने लग जाता है। द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल यूजुअली ह्यूमन रिलेशनशिप पर फोकस करता है, जैसे मैरिज, रिलीजन और एक ही ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन में काम करने वाले लोग, क्योंकि इन सब में लोगों के माइंड में किसी एक चीज को लेकर कॉमन थॉट है जो उनके माइंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इस प्रिंसिपल की वजह से ही थॉमस एडिसन बिना एजुकेशन और साइंस के ज्ञान के भी ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका भी है, दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल कंट्री। फ्रीडम और पावर का एक इंस्पायरिंग कॉम्बिनेशन जो अमेरिका के रूप में रियलिटी में देखने को मिलता है। अमेरिकन सिस्टम फ्री एंटरप्राइज को सपोर्ट करता है। अलग अलग ग्रुप छोटे छोटे स्टेट्स के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि उनके सेंटर में एक बड़ी पावर बैठी हुई है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच को सरकार ऑपरेट करती है, जुडिशियल ब्रांच को सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव ब्रांच को हाउसेस ऑफ कांग्रेस के जरिए चलाया जाता है। इस पावर को हम अमेरिकन वे ऑफ लाइफ कहते हैं। वहीं प्रिंसिपल ऑफ मास्टरमाइंड का दूसरा इलस्ट्रेशन हमें अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में देखने को मिलता है कि अगर आप किसी सेक्टर को कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले आपको अलायंस की पावर को समझना होगा। मास्टरमाइंड वो नहीं होता जो हर काम खुद करने की समक्षता रखता है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। मास्टरमाइंड हमारे माइंड की पावर को समझता है और अलायंस में अपने आइडिया को फ्लो करता है ताकि वो एक सोशल सिंबल में कन्वर्ट हो सके। एंड तुम जब किसी भी सेक्टर के वर्किंग प्रोसीजर को माइक्रो लेवल पर समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर सेक्टर 3 ही फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल पर रन करता है। द हैबिट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस और द मास्टरमाइंड। जो लोग किसी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, पर उनके पास अपनी नॉलेज को शेयर करने का एडवांटेज है और साथ ही वो इकोनॉमिक सिस्टम के बेनिफिट्स और
डिसएडवांटेजेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने बिजनेस को तभी एक्सपेंड कर सकता हूँ जब मैं अपने साथ साथ दूसरे माइंड्स की पावर को भी यूज करूँ। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने इन 3 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना और अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि लाइफ में फेलियर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। क्या फेलियर को भी रिचनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे। अरुण जब से शांतनु के साथ रहने लगा था उसने खुद में कई तरह के बदलाव महसूस किए थे और अब उसका बिजनेस पहले से बेहतर चल रहा था। अरुण इस बारे में सोच ही रहा था कि वो शांतनु को उसकी हेल्प के लिए कैसे शुक्रिया कहे। तभी शांतनु का फोन आया। हेलो अरुण, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपने मुझे कैसे याद किया? एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है और अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी कर रहा हूँ, तो बस तुम्हें इनवाइट करने के लिए ही कॉल किया था। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ के साथ शाम को आ जाऊंगा। शाम को अरुण अपनी वाइफ के साथ शांतनु की पार्टी में चला गया। उस पार्टी में शांतनु के बस कुछ करीबी दोस्त ही आए थे, जिन्हें देखकर अरुण ने हैरानी से कहा, मुझे तो लगा था कि आप बहुत सारे लोगों को बुलाओगे, आप इतने सारे लोगों को जो जानते हो। तभी शांतनु हंसते हुए बोला, पार्टी में कितने लोग आए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोग जो आए हैं वो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं भी या नहीं। अगर कोई इंसान आपकी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता तो उसका आपकी लाइफ में होने का कोई फायदा नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि हमारे आसपास के लोगों की कंपनी का असर हमारी सक्सेस पर पड़ता है। पर वो कैसे? बताता हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कॉस्मिक हैबिट फोर्स के बारे में पता है? नहीं। कॉस्मिक हैबिट फोर्स एक मीडियम है जिसके जरिए हर लिविंग बीइंग एनवायरमेंटल एक्टिविटीज का हिस्सा बनता है, जिसका क्लियर मतलब सिंपल वर्ड्स में है कि सक्सेस को अट्रैक्ट करती है और फिर फेलियर को। जो सच हमारे बीच में ही मौजूद है पर इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये माना जाता है कि जो आदमी फेल हुआ है उसे अपनी लाइफ में आउटस्टैंडिंग सक्सेस मिलेगी, पर ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब वो इंसान उन लोगों के कनेक्शन में हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। लाइक बहुत सारे लोग बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। और यहीं पर कॉस्मिक हैबिट फोर्स का लॉ यूज होता है, क्योंकि उन लोगों की सक्सेस तुम्हें अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स सक्सेस कॉन्शियसनेस को सक्सेसफुल आदमी के दिमाग से अनसक्सेसफुल आदमी के माइंड में ट्रांसफर करता है। जब दो दिमाग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर तीसरे पावरफुल माइंड का बर्थ होता है, जिसके पास दोनों माइंड्स की नॉलेज और पावर होती है। और जो कामयाब लोग हैं वो इस सच को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बिना झिझक के एडमिट भी करते हैं। कॉस्मिक हैबिट फोर्स एक साइलेंट अनसीन एनर्जी है जो हमारी 5 फिजिकल सेंस के जरिए एक्शन में आती है। ये पावर नेचर में ओपनली मौजूद है पर ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। हैबिट फोर्स का मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी एक ऐसी पावर जो हैबिट्स के जरिए ही स्टैब्लिश की जा सकती है। और हर जीव जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ ह्यूमन से कम है वो इसी एक पावर के जरिए सरवाइव कर रहे हैं, जिसे हम कभी कभी इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। और इंसान ही अकेला जीव है जिसके पास ये प्रिविलेज है कि वो अपनी लिविंग हैबिट्स को अपनी चॉइस के हिसाब से ढाल सके या फिर विचारों से प्रभावित होकर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करे। फियर, डाउट, एनवी, ग्रीड, पॉवर्टी, ये वो फीलिंग्स हैं जो ह्यूमंस को खुद कुछ बेहतर करने के लिए एनकरेज करती हैं। और कॉस्मिक हैबिट फोर्स इन थॉट्स और इमोशंस को एक मटेरियल इक्विवेलेंट या फिर आउटपुट में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हर कंट्री की अपनी एक आर्मी है जो उसकी पावर के शो ऑफ से ज्यादा फियर का सिंबल है। उन्होंने आर्मी रखी है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी टेरिटरी पर कोई भी कब्जा कर सकता है, कोई बाहरी आकर उनके लोगों को मार सकता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैबिट फोर्स सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के थॉट हैबिट्स को चेंज नहीं करती है, बल्कि ग्रुप्स और मैस लेवल पर लोगों की आदतों पर इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे पूरी दुनिया कैंसर के बारे में जानती है, पहले से लेकर लोगों के बीच अलग अलग तरह की धारणाएं थी, लेकिन जब एक किसी ने इस बीमारी के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो वो उससे होते हुए मैस लेवल तक पहुंची और आज के समय में हर कोई इस बीमारी से अवेयर है। तभी अरुण ने हंसते हुए कहा, समझ गया,
तभी आपसे मिलने के बाद मुझ में इतना चेंज आया है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इमेजिनेशन क्यों जरूरी है और इसका इस्तेमाल सक्सेसफुल होने के लिए कैसे किया जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि शांतनु ने अरुण को कॉस्मिक हैबिट फोर्स के बारे में बताया और समझाया कि क्यों उसके आसपास के लोग उसकी सक्सेस के लिए जरूरी हैं। चलिए अब सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। अरुण की वाइफ शांतनु के घर को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी और ऐसे ही घर की कामना करने लग गई थी। उसने एक्साइटमेंट में अरुण से कहा, देखना एक दिन हमारा भी महल जैसा घर होगा जिसमें बड़ा सा झूमर लगा होगा और घर के बाहर महंगी गाड़ी खड़ी होगी। तभी अरुण ने हंसते हुए कहा, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और खाना खाओ। ऐसे सपनों का हकीकत में बदल पाना नामुमकिन है। पर इतने में शांतनु अरुण को टोकते हुए बोला, पर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या तुम्हें पता है हमारे पास जो कुछ भी है इसकी शुरुआत इमेजिनेशन से ही हुई है और हम जो कुछ भी करते हैं उसकी भी तो अपने दिमाग में पहले एक इमेज क्रिएट करते हैं ना। पर भैया ये जो सोच रही है वो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एम को गोल में कन्वर्ट किया जा सकता है पर इमेजिनेशन तो खाली टाइम वेस्ट है। चलो समझाता हूँ। हमारे दिमाग में जो भी थॉट क्रिएट होते हैं इसकी शुरुआत इमेजिनेशन से होती है, जो एक प्रोसेस के थ्रू हमारे गोल में कन्वर्ट होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अलग अलग सोर्स हैं, जैसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ये हमारे थॉट्स की पावर का एक्चुअल सोर्स है जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी ना किसी पर्पस के लिए किया जा सकता है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस एक वाटर के रिजर्वॉयर सोर्स की तरह होती है जो कंटिन्यूअसली ओवरफ्लो होता रहता है और हमारी लाइफ को नरिश करता है। और वो इसलिए क्योंकि हम जो सोचते हैं उसकी पावर हमारा दिमाग अपने आप जनरेट नहीं करता है, बल्कि ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस की वजह से होता है। और ये इंटेलिजेंस हमें पढ़ने, लोगों से मिलने जुलने और चीज़ों को एक्सप्लोर करने से मिलती है, जिससे हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचारों को क्रिएट करने की पावर आती है। पर इस पावर का इस्तेमाल सही ढंग से तभी किया जा सकता है जब आप माइंड को एक सेल्फ डिसिप्लिन में लाओ। द कॉन्शियस माइंड, एक इंडिविजुअल माइंड दो डिपार्टमेंट्स के थ्रू फंक्शन करता है, जिसमें से एक को हम कॉन्शियस सेक्शन कहते हैं और दूसरे को सबकॉन्शियस सेक्शन। इसकी ओपन थियोरी को समझना है तो सिंपली आइसबर्ग को देख लो। आइसबर्ग का पानी से बाहर नजर आ रहा जो विजिबल पोर्शन होता है वो कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो पार्ट पानी के अंदर गहराई में होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। और हमारे दिमाग में जो विचार बनते हैं वो कॉन्शियस सेक्शन से ही जनरेट होते हैं, जो कि हमारी माइंड पावर का 5वां हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ सबकॉन्शियस सेक्शन ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और सिर्फ ज़रूरी फंक्शन से ही कनेक्टेड होता है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल बॉडी, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, इमोशंस। सबसे ज़रूरी और सबसे खतरनाक इमोशंस हैं इमोशन ऑफ सेक्स, इमोशन ऑफ लव और इमोशन ऑफ फियर। ये वो इमोशंस हैं जो मोस्टली ह्यूमंस की मेजर एक्टिविटीज़ का कारण होते हैं। इमोशन ऑफ सेक्स एंड लव एक क्रिएटिव इमोशन है जिन्हें अगर बेहतर ढंग से कंट्रोल किया तो ये आपको एक क्रिएटिव विजन और फ्रूटफुल इमेजिनेशन को डायरेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। और इस सब के बाद आती है इमेजिनेशन, जिन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे माइंड में क्रिएट होती है। आइडियाज, प्लान्स, पर्पस, सब कुछ इमेजिनेशन का ही हिस्सा है जो डेवलप होकर एक क्रिएटिव विजन में कन्वर्ट होती है। लेकिन इमेजिनेशन उन इमोशंस की तरह होती है जिन्हें अगर कंट्रोल या सेल्फ डिसिप्लिन में डायरेक्ट ना किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और अनडिपेंडेबल हो जाती है, जिससे आउटकम प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन अल्टीमेटली डे ड्रीमिंग का कारण बनती है, जो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होती है। लेकिन अगर कोई अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करके उसे आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे इसके लिए अपने पर्पस को एक प्रॉपर प्लान में डिफाइन करना होगा। और इमेजिनेशन में जो भी लॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि जिनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें अलग करना पड़ेगा। लाइक अगर कोई ये इमेजिन करता है कि वो अमीर बन जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर अगर कोई ये सोचे कि वो किसी सुपर नेचुरल पावर के जरिए अमीर बन जाए तो ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारे अंदर मौजूद वो मीडियम होता है जिसके जरिए हमारे क्रिएटिव विजन ऑपरेट होते हैं, यानी कि जो भी हम इमेजिन करते हैं उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में सिक्स्थ सेंस
सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यही इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूनिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जैसे कई बच्चे मैथ्स में जीनियस होते हैं क्योंकि उनकी सिक्स्थ सेंस माइंड के उस हिस्से को अनलॉक करने में कामयाब रही है, जिससे वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाते हैं। मेसी, रोनाल्डो, इन प्लेयर्स की सिक्स्थ सेंस इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो उन्हें दूसरे फुटबॉल प्लेयर से अलग बनाता है। इसका मतलब हर किसी के पास सिक्स सेंस होती है? बिल्कुल, पर बहुत कम लोग अपनी सिक्स्थ सेंस को अनलॉक कर पाते हैं। इसलिए अगर कोई अपनी सिक्स्थ सेंस यूज करना चाहता है तो उसे अपनी इमेजिनेशन को वैल्यू करना चाहिए। अच्छा, मैं तुम लोगों को बताना तो भूल ही गया कि मेरा इस वीक लास्ट सेमिनार है, तुम दोनों भी जरूर आना। तो अब हम आ चुके हैं शो के आखिरी एपिसोड में, और अब हम जानेंगे वो मंत्रा जो स्टेबल और लॉन्ग सक्सेसफुल करियर के लिए सबसे जरूरी है। अरुण को अब अपने बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो गया था और उसने अपने लिए एक नई गाड़ी भी खरीद ली थी। उनकी लाइफ पहले से काफी बेहतर हो गई थी और वो अपने दोस्तों से ज्यादा कामयाब हो गया था। अरुण ने अपनी वाइफ को आवाज लगाते हुए कहा, चलो आज भैया का लास्ट सेमिनार है, देर हो जाएगी। दोनों तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर सेमिनार के लिए जाने लगे, पर तभी रास्ते में उसे अपने पुराने पड़ोसी नजर आए। वो अरुण और उसकी वाइफ से ही मिलने के लिए आ रहे थे, पर अरुण उन्हें इग्नोर करके सेमिनार के लिए निकल गया। आपने ये ठीक नहीं किया। शुक्ला जी और उनकी वाइफ को कितना बुरा लगा होगा कि आप बिना हालचाल पूछे उनके सामने से गाड़ी निकाल कर ले आए। तो मैं क्या करता, हमें लेट हो रहा था और वैसे भी हम उनके पड़ोसी नहीं हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन जब से उसके बिजनेस में प्रोग्रेस होना शुरू हुई थी, उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था और हर किसी के सामने अपने कामयाबी का रौब वो झाड़ता रहता था। अरुण और उसकी वाइफ टाइम से पहले सेमिनार में पहुंच गए थे। तभी अरुण अपनी वाइफ को अकेले हॉल में छोड़कर बाहर एक कॉल अटेंड करने चला गया। वहीं इतने में शांतनु हॉल में आया, जिसे देखकर अरुण की वाइफ ने मुस्कुराते हुए पूछा, भैया आप कैसे हैं? मैं आपका सेमिनार सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो आए हैं, बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। आजकल अरुण बहुत अजीब बिहेव करने लगे हैं, हमेशा अपनी कामयाबी का रौब झाड़ते रहते हैं, जो सही नहीं है। मैंने उन्हें ये बात कई बार समझाई है, पर लगता है कि ये अब उनकी आदत बनती जा रही है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है उसे कैसे समझाना है। थोड़ी देर में सेमिनार शुरू हो गया। आज ये मेरा फाइनल सेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या फिर होगा, सब कुछ हमारे दिमाग की वजह से है। दिमाग हमारी इन्फिनिट इंटेलिजेंस के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करता है, जो हमारे पर्पस को एक एक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम में से ज्यादातर लोग पावर को बाहर ढूंढ रहे हैं और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सीक्रेट को समझ चुके हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरे की मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि गलत है। ये बात एक टेम्परेरी सक्सेस दे सकता है, पर लॉन्ग एंड स्टेबल रिचनेस प्रोवाइड नहीं कराना चाहता है। और अब तक मैंने आपको सक्सेस के जितने भी प्रिंसिपल्स एंड लॉज बताए हैं, उनको एक्सरसाइज करने के बाद यकीनन आप अपने काम और करियर में विजिबल रिजल्ट देखेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में इस सक्सेस को हमेशा बनाए रखना है, तो इसके लिए आपको एक गोल्डन रूल और सीखना होगा, और वो ये कि हमेशा दूसरों को वैसे ट्रीट करें जैसे आप उनसे खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हो। बहुत साल पहले मेरी एक टीचर ने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में बेस्ट बनना या फिर नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना उस पोजीशन पर बने रहना है। एक राजा को गद्दी विरासत में मिल सकती है, पर उसे हर दिन ये साबित ही करना होता है कि वो उस गद्दी के लिए दूसरों से बेहतर क्यों है, वरना कोई और उससे बेहतर आकर उस गद्दी पर बैठ जाएगा। पर अगर आप इरिप्लेसेबल हो तो आपको अपनी पोजीशन से कोई नहीं हटा सकता, और जो आपके पास है उसे आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। पर उसके लिए आपको हर रोज काइंडनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि काइंडनेस को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? ये तो किसी भी इंसान का नेचर है ना, ये हमारे इमोशन का पार्ट है। बट हम में से ज्यादातर लोग जब किसी चीज पर फोकस्ड होते हैं तो इस बेसिक नेचर को सबसे पहले अपने अंदर से खत्म कर देते हैं। आपके पास करोड़ों की दौलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको किसी से सुपीरियर बनाती है। वो पैसे
आपने अपने लिए कमाए हैं, उससे आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, तो फिर इससे आप किसी और के सामने बेटर कैसे बने? लेकिन अगर आप दूसरों को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें अर्निंग या पोजीशन से नहीं, वर्क की क्वालिटी से जज करते हैं, तो यही काइंडनेस है। अगर कोई आदमी आपके पास भीख मांगने आए और उसे आप 100 रुपए पकड़ाकर खुद को महान समझ रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं। किसी को पैसों का दान करके आप थोड़ा भला कर रहे हैं, पर इससे उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पर अगर इसकी बजाय आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करें या फिर उन्हें एजुकेट करें ताकि वो खुद अपने लिए काम ढूंढ सकें, तो एक्चुअल में ये रियल काइंडनेस है। ये सब सुनने के बाद अरुण को अपनी हरकतों पर गिल्टी फील हो रहा था। अरुण ने मायूस होते हुए खुद से कहा, मैंने आज सुबह सही नहीं किया। तभी अरुण की वाइफ ने उसे समझाते हुए धीरे से कहा, ठीक है, अब इतना अपसेट मत हो। हम लोग यहाँ से जाने के बाद मिस्टर शुक्ला और उनकी वाइफ से मिलने चलते हैं। और फिर सेमिनार खत्म होने के बाद अरुण अपनी वाइफ के कहने पर मिस्टर शुक्ला के घर चला गया और जाकर अपनी सुबह की हरकत के लिए माफी मांगी। वो समझ गया था कि सिर्फ पैसा कभी कामयाबी की निशानी नहीं होता। ज्यादातर लोग भी यही गलती करते हैं। कोई कितना अमीर है इसका पता लग्जरी आइटम्स और पैसे लगाते हैं, जबकि एक्चुअल में हेल्थ, स्किल्स, टैलेंट और नेचर यही सही इंडिकेटर होते हैं ये जानने के लिए कि कोई इंसान वेल्दी है या नहीं। इसी